हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 to 12। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप सभी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सभी लोगों को एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। टॉपिक फोर्थ है वस्तुओं के समूह बनाना। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर बताना है जो जल में विलय है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं जल में विलय क्या है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है। तीसरा, मिट्टी का जो तेल होता है ये जल में विलय नहीं होता है, ये एक परत बना देता है। ठीक है, ये जो तेल है ये जल के ऊपरी सतह पर रहता है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सिरका है, ऑक्सीजन है और नींबू का रस है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जल में विलेय पदार्थ या गैस कहलाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन है, सिरका है, नींबू का रस है, ये सभी क्या है, जल में विलय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जल में अविलय होता है, मिट्टी का तेल विलय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा। स्टील की प्लेट है, तेल लगा कागज है, गत्ते का डिब्बा है, कांच है। उपर्युक्त में से कौन से पदार्थ पारभासी है। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, केवल दूसरा, तेल लगा कागज। ठीक है, जो आपका आंसर यहाँ पर है वो दूसरा सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, यहाँ पर आप सभी लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्टता देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट तथा उनके आर पर नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, ओपेक कहते हैं। अब यहाँ पर जो कांच है ये पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। जो कांच ये क्या है, पारदर्शी, सभी को पता है, और गत्ते का जो डिब्बा ये अपारदर्शी है। ऐसे पदार्थ है जिसके आर पर देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। तेल लगा कागज जो है स्पष्ट आप लोग नहीं देख पाएंगे लेकिन इसे आर पार इससे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए आंसर आपका सही था, केवल दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर क्या सही होगा, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, ये भी सही है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है, पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। यहाँ पर जो कहा गया है कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं एक ही पदार्थ से बनी है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो असत्य क्या है, दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है पदार्थों का पृथक्करण। यहाँ पर आपको बताना है पृथक्करण की विधि या विधियां हैं। तो पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या सही होगा, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। पृथक्करण की जो विधियां हैं, निष्पावन है, निस्तारण है और निस्यंदन है। यहाँ पर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पर कि निष्पावन है, निस्तारण है और निस्यंदन, तीनों ही मिश्रणों से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त जो है हस्तचयन, आप चुन चुनकर जो है कुछ भी मिश्रण जो होता है उसे निकाल सकते हैं। चालन के द्वारा निकाल सकते हैं, अवसादन के द्वारा निकाल सकते हैं, थ्रेसिंग के द्वारा और वाष्पन के द्वारा भी। तो ये सभी क्या है, ये मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। तो इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ये बताना है। किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहा गया है
जो कण छोटे या बड़े होते हैं तो उन्हें चालन विधि से, मतलब जो आपने देखा होगा गांव में कुछ इस प्रकार से चालन होता है, इसमें छोटे छोटे से छेद बने होते हैं, छोटे कण होते हैं वो चालन से निकल जाते हैं। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर पहला पॉइंट आपका सही हो जाएगा, कथन ये आपका सही है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उलेड़ कर पृथक किया जाता है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, जो सही नहीं है। सी पॉइंट दिया है, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गलत था वो बी पॉइंट गलत था। चालन प्रक्रिया में चलनी, जिसे छन्नी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चालकर अलग कर लिया जाता है। जैसे कि आपको बताया है कि गांव में जो चलना होता है या छन्नी जो होती है उसके द्वारा अलग किया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के माप में अंतर का उपयोग किया जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, जो कि ये सही है। यहाँ पर कहा गया है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उलेड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। यहाँ पर कथन जो है वो भी गलत है। नेक्स्ट है, वाष्पन किसे कहते हैं? तो जल में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्प विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यहाँ पर थर्ड का आंसर कैसे होगा? संतृप्त विलयन कहलाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके, उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं या संतृप्त विलयन होता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी पदार्थ के विलयन को आप गर्म करेंगे तो उसकी जो विलेयता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलेयता उसकी बढ़ जाएगी। विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। तो विलयन का ताप बढ़ने पर क्या हो जाएगा? विलयन की विलेयता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर क्या सही होगा। औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। फलक के वलय वाले हिस्से का मतलब है जिस भाग में लकड़ी को लगाना है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी सही हो जाएगा। उसका आकार बड़ा हो जाता है, जो वलय का आकार है वो बड़ा हो जाता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि इसका आंसर यहाँ पर जो बी है वो किस प्रकार से सही होगा। तो जो औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है, ठीक है। जो वलय होता है उसमें लकड़ी के हत्थे को फंसाया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। अब जो हत्था है वो आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्था क्या होगा? कस जाता है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। तो बैलगाड़ी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है उपर्युक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, रिवर्स्ड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कागज यदि जल जाएगा तो वो पुनः कागज नहीं बनेगा। दूध यदि दूध से दही बन जाएगा तो वो पुनः दूध नहीं बनेगा। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। किस प्रकार से सही होगा ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर कागज का जलना तथा दूध का दही बनना, ये परिवर्तन
उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। यदि कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेक दिया है तो इससे पुनः रिवर्स्ड नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में है पौधों को जानिए। 7th टॉपिक आपका है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से या कौन से सम्मिलित नहीं है। पुष्प के भाग में सम्मिलित क्या नहीं है, तो यहाँ पर बाह्य दल है, पंखुड़ी भी है, पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है। क्या नहीं है वो हो जाएगा मूलांकुर। ठीक है, जो यहाँ पर सही नहीं है वो डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। देख पा रहे हैं, डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं। जो परागकोश और तंतु है ये पुंकेसर के भाग है, जबकि जो वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है और जो बीजांड है ये किसके भाग है, स्त्री केसर के भाग है। इन्हें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं, अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। जो मूलांकुर है ये किससे संबंधित है, बीज से। नेक्स्ट है, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर पहला ये वाला सही होगा। ठीक है, पत्ती में पर्ण, व्रंत और फलक होते हैं, ये भी पॉइंट आपका सही, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो जो पत्तियां हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है, जो कि ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो गलत क्या है, आंसर डी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर आपको बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना क्या करता है, जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सी, पहला और दूसरा, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। सही पूछा गया था, इसमें क्या सही है, तो ये दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। और इसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग देख भी लीजिए। तना उपर्युक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पहला और दूसरा। तने अनेक प्रकार के होते हैं, ये कठोर, मुलायम व कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, बिसर्पी लता कहते हैं। जो पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते, भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे क्या होते हैं, आरोही कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं, ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कथन दूसरा है ये गलत क्यों है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सभी को पता, मूसला जड़ होती है और दूसरा क्या है, रेशेदार जड़ है, जिन्हें झकड़ा जड़ भी कहते हैं। जालिका रूपी जो सिरा विन्यास है युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें कैसी होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं। जब समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ कैसे होती है, रेशेदार होती है। तो ये दोनों पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आलू तना है, आलू क्या है, तना है। गाजर, मूली, सलजम इसमें जड़ होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और टैपियोका भी क्या है, ये जड़ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद में यहाँ पर जल हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या है ये भी देख लीजिए। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन जो है वो निष्कासित होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आप सभी का है वो शरीर में गति से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग चैनल पे बने रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।